फिल्म की शुरुआत होती है अन्ना बर्डन से, जो एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में रह रही होती है। ऐसी दुनिया जहां रेडिएशन की वजह से ज्यादातर संसाधन खत्म हो चुके हैं। उसका एकमात्र साथी है उसका कुत्ता फेरो। दोनों अपना सारा वक्त अन्ना के परिवार के पुराने फार्म पर बिताते हैं। अन्ना की जिंदगी बहुत रूटीन में चलती है। खाना इकट्ठा करना, जाल बिछाना और कभी कभी किसी जानवर को पकड़ना। एक दिन उसे पुराने रास्ते पर एक टूटी हुई गाड़ी दिखाई देती है। जिज्ञासा में वो और फेरो पास जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दोनों छुप जाते हैं और देखते हैं कि कोई शख्स हैजमैट सूट, रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहनकर चल रहा है। अन्ना उसे चुपचाप फॉलो करती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो आदमी एक सर्वाइवर है। नाम है जॉन लूमिस, जो एक इंजीनियर है। जॉन जब ये कन्फर्म कर लेता है कि हवा में रेडिएशन नहीं है, तो वो सूट उतार देता है और ताजी हवा में सांस लेकर खुश हो जाता है। अन्ना और फेरो उसे एक झरने तक फॉलो करते हैं, जहां जॉन खुद को धोने के लिए पानी में उतर जाता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो पानी कंटेमिनेटेड है। जब अन्ना उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, तो जॉन चौंक जाता है। वो बंदूक निकालता है और गोली हवा में चला देता है, क्योंकि उसे लगता है अन्ना दुश्मन है। लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि अन्ना का कोई बुरा इरादा नहीं है। पानी के झरीले होने की वजह से जॉन की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपने वैगन में वापस भागता है और अन्ना की मदद से दवाई लेकर खुद को ठीक करता है। अन्ना उसकी पूरी मदद करती है, उसे साफ करती है, देखभाल करती है और अपने घर ले जाती है। जॉन जब आराम कर रहा होता है, तो अपने वैगन में रखी एक औरत की तस्वीरें देखता है, शायद उसकी बीवी की। कई दिनों तक जॉन बिस्तर पर ही रहता है और अन्ना उसकी पूरी देखभाल करती है। एक रात अन्ना सुनती है कि जॉन को कोई डरावना सपना आ रहा है, तो वो उसके कमरे में जाकर उसे सांत्वना देती है। धीरे धीरे जॉन और कमजोर होता जाता है और अन्ना उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती है, दुआ करती है कि वो ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद उसकी हालत सच में सुधरने लगती है और वो धीरे धीरे अन्ना की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। दोनों एक दूसरे से पुराने समय की बातें करते हैं, तब की जब दुनिया तबाह नहीं हुई थी। अन्ना उसे अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखाती है। वो बताती है कि उसका परिवार दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने गया था, पर कभी वापस नहीं आया। उसे खास तौर पर अपने छोटे भाई की बहुत याद आती है, जिसकी तस्वीर वो जॉन को दिखाती है। जॉन बताता है कि उसके हिसाब से अन्ना का फार्म इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ की हवा और मौसम साफ है। ये बातें सुनकर अन्ना पहली बार उसे गले लगाती है। इतने समय बाद किसी इंसान को छूना उसके लिए एक अजीब लेकिन सुकून भरा एहसास होता है। अगले दिन जॉन बाहर निकलता है और फार्म पर काम करने लगता है। उसे एक पुराना ट्रैक्टर दिखता है। अन्ना बताती है कि उसमें पिछले साल से पेट्रोल नहीं था। जॉन उसे समझाता है कि पास के पुराने स्टेशन से कैसे पेट्रोल निकाल सकते हैं। अन्ना उसकी बताई बातों के अनुसार पेट्रोल लाकर ट्रैक्टर फिर से चला देती है। डिनर के वक्त जॉन नोटिस करता है कि अन्ना बहुत धार्मिक है। वो बताता है कि अपोकैलिप्स से पहले वो जमीन के अंदर 1 माइल गहराई में रहता था, लेकिन सूरज की रोशनी न देखने की वजह से उसने वो जगह छोड़ दी। अन्ना पूछती है कि उसकी बीवी की तस्वीरें जो वैगन में है, वो कौन है, तो जॉन कहता है, बस कोई पुरानी जान पहचान वाली है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन अपने जज्बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगले दिन अन्ना उसे झील के किनारे ले जाती है और उसे ताजी मछली खिलाती है, कुछ ऐसा जो जॉन ने लंबे वक्त से नहीं खाया था। वो बताता है कि पिछले सर्दियों में अन्ना लगभग मर ही गई थी क्योंकि उसका जनरेटर टूट गया था और वो खाना स्टोर नहीं कर पाई थी। ये सुनकर जॉन जनरेटर ठीक करने का फैसला करता है। काम करते हुए वो सोचता है कि अगर वो झरने के पानी को हाइड्रो पावर में बदल दे तो बिजली हमेशा के लिए आ सकती है। लेकिन इसके लिए उसे चर्च की लकड़ियां इस्तेमाल करनी होंगी, जिससे चर्च को तोड़ना पड़ेगा। अन्ना ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो चर्च उसके पिता ने बनाया था और वही हर रविवार प्रवचन देते थे। वो जगह उसके लिए बहुत इमोशनल है। आखिरकार जॉन उसका सम्मान करते हुए प्रोजेक्ट छोड़ देता है। दिन गुजरते हैं और दोनों साथ मिलकर फार्म का काम करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच कुछ मतभेद भी आने लगते हैं, खासकर विश्वास और काम करने के तरीके को लेकर। एक दिन जब अन्ना एक पुराने मिनी मार्ट में जाती है, तो देखती है कि जॉन नशे में धुत पड़ा है। उसके आसपास बियर की खाली बोतलें हैं। वो मजाक उड़ाता है कि अन्ना सारी मिठाइयाँ तो खा लेती है, लेकिन बियर नहीं पीती। फिर भी
अन्ना उसे उठाकर घर ले जाती है। जब वो उसके कपड़े साफ करने की कोशिश करती है तो जॉन गुस्से में उसे दीवार से धक्का दे देता है। अन्ना डर जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अगली सुबह जॉन सच्चे मन से माफी मांगता है और अन्ना भी उसे माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद डिनर के वक्त अन्ना उसे वाइन की बोतल लाकर सरप्राइज देती है। दोनों थोड़ा पीते हैं, हंसते हैं और लिविंग रूम में डांस करने लगते हैं। माहौल रोमांटिक हो जाता है और वो पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। वो ऊपर कमरे में जाते हैं और माहौल बहुत नजदीकी हो जाता है, लेकिन जॉन रुक जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो चीजें बदल जाएंगी। फिर वो मुस्कराकर कहता है कि उसे अन्ना पसंद है, लेकिन दोनों को एक दूसरे को और समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर वो उसे गले लगाकर उसी बिस्तर पर सो जाता है। एक आम दिन की तरह जब अन्ना फार्म पर निगरानी कर रही होती है तो उसे अपने ट्रैप्स में कुछ बदलाव नजर आते हैं और फेरो भी ज्यादा एक्साइटेड दिखता है। उसका कुत्ता अचानक भाग जाता है और जब अन्ना उसके पीछे जाती है तो वहां एक तीसरा सर्वाइवर सामने आता है। नाम है केलिब। केलिब बताता है कि वो कुछ दिनों से फार्म के आसपास रह रहा था और फेरो से उसकी दोस्ती भी हो गई है। वो अन्ना से पानी मांगता है, लेकिन तभी जॉन राइफल लेकर सामने आता है। केलिब थोड़ा डर जाता है, मगर जॉन उसे शांत कर देता है और अपना नाम बताकर उसे इंट्रोड्यूस करता है। थोड़ी बातचीत के बाद केलिब बताता है कि वो एक खदान माइन से करीब 50 मील पैदल चला है, खाने और जरूरी चीजों की तलाश में। अन्ना उसे फार्म पर रहने की इजाजत देती है, लेकिन जॉन कहता है कि केलिब को बाहर कैंप लगाना होगा क्योंकि उसके शरीर में शायद रेडिएशन के निशान हैं। अन्ना का दिल इतना नरम है कि वो किसी को बाहर छोड़ नहीं सकती। वो केलिब को अंदर बुला लेती है और तीनों साथ में खाना खाते हैं। इसी दौरान तीनों अपनी अपनी डरावनी यादें साझा करते हैं। जॉन बताता है कि फार्म आने से पहले उसने एक बीमार लड़के की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का बहुत कमजोर था और मरने की हालत में था। उसने जॉन से खुद को मार देने की भीख मांगी और आखिरकार जॉन ने वही किया। केलिब भी अपनी दर्दनाक कहानी बताता है, कैसे वो खदान में फंस गया था और अपने सामने लोगों को एक दूसरे को मारते देखा। खाने के बाद अन्ना केलिब को घर का टूर करवाती है। ये देखकर जॉन को जलन होने लगती है और वो बार बार अन्ना को कहता है कि वो केलिब से सावधान रहे क्योंकि वो उसे अभी जानती नहीं है। दोनों के बीच बहस हो जाती है और बात उस लड़के तक पहुंचती है जिसे जॉन ने मारा था। तब जॉन सच बताता है कि वो लड़का दरअसल अन्ना का खोया हुआ भाई था। अन्ना सन्न रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अगले दिन जॉन और केलिब टर्की हंटिंग पर जाते हैं। रास्ते में केलिब मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसकी और अन्ना की एक खास कनेक्शन है और मजाक में अन्ना के प्यार के लिए एक छोटी सी शर्त लगाने की बात करता है। जॉन को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों झरने के पास पहुंचते हैं जहां जॉन उसे अपने पुराने वाटर व्हील प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जो उसने इसलिए रोक दिया था क्योंकि अन्ना उस चर्च को तोड़ना नहीं चाहती थी। डिनर के वक्त केलिब फिर से उसी प्रोजेक्ट की बात छेड़ देता है, जिससे जॉन असहज हो जाता है। वो समझाता है कि वो चर्च अन्ना के दिल के बहुत करीब है, लेकिन अब अन्ना कहती है कि अगर वो कुछ नया बना सकते हैं तो वो तैयार है। जॉन चौंक जाता है, लेकिन केलिब के दबाव में आकर अन्ना आखिरकार इजाजत दे देती है कि चर्च को तोड़कर लकड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। अगले दिन काम शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पवित्र चर्च सिर्फ लकड़ी के ढेर में बदल जाता है। अन्ना के पिता की यादें उस मलबे में दबी रह जाती है। काम करते करते अन्ना और केलिब के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। जॉन सब नोटिस करता है। दोनों के बीच नजरें मिलना, मुस्कुराना, ये सब कुछ उसके अंदर जलन पैदा करता है। काम पूरा होने के बाद अन्ना और केलिब जंगल की तरफ टहलने निकलते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां वो अपनी आस्था और भगवान पर भरोसे की बातें करते हैं कि वही चीज है जो उन्हें इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रखे हुए है। वापस आने पर जॉन ने वाटर व्हील का बड़ा हिस्सा बना लिया होता है। वो छोटी सी मशीन उन्हें उम्मीद देती है कि शायद इस दुनिया में अभी भी थोड़ी रोशनी बाकी है। रात में जॉन अन्ना से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि उसने देखा है अन्ना और केलिब के बीच कुछ है, और अगर अन्ना चाहे तो वो केलिब के साथ रह सकती है। अन्ना को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो कहती है कि उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। जॉन ताने मारता है कि उसे कोई रोक नहीं रहा। उसकी ये बात अन्ना को चोट पहुंचाती है और वो कमरे से चली जाती है। अगले कुछ दिन तीनों साथ मिलकर झरने के पास वाटर व्हील बनाते हैं। जब प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो जाता है तो वो रात को जश्न मनाते हैं।
थोड़ा पीते हैं, हंसते हैं और तालाब में छलांग लगाते हैं। ठंड बढ़ने पर सब घर लौट आते हैं। उस रात जॉन अन्ना से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन अन्ना को उस पर यकीन नहीं होता। उसी रात अन्ना और केलिब के बीच वो दूरी खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह माहौल बदल जाता है। जॉन सब समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो और केलिब साथ मिलकर वाटर व्हील का आखिरी हिस्सा लगाते हैं। काम के दौरान केलिब 2 बार फिसलता है और दोनों बार जॉन उसे बचा लेता है। तीसरी बार जब केलिब फिसलता है तो जॉन उसे देखता रहता है, पर हाथ नहीं बढ़ाता। दोनों की नजरें मिलती है और फिर जॉन अकेला घर लौट आता है। अन्ना पूछती है केलिब कहाँ है, तो जॉन कहता है कि वो साउथ की तरफ चला गया है। अन्ना उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। वो चुप हो जाती है, बस शौक में। कुछ दिन बाद झरने के पास जॉन पानी की गहराई देखता है, वहीं जहां केलिब आखिरी बार था। फिर एक दिन अचानक बिजली लौट आती है। अन्ना खुशी से अपना ऑर्गन बजाती है और जॉन उसे सुनता है, तालियां बजाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट साफ झलकता है। फिल्म का अंत बाइबल जैसी कहानी दर्शाता है, जहां दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन 2 लोग फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक आदम और हव्वा की तरह। केलिब कौन था, ये कोई नहीं जानता, मरा या चला गया, बस जॉन को पता है। जॉन और केलिब की ये दुश्मनी कैन और एबेल की कहानी जैसी थी, जो हमेशा एक दुखद अंत तक पहुंचती है। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।